नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं 4 बजे का दमदार डिबेट शो बात भारत की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब हरियाणा का रण सज चुका है। किसान, पहलवान और जवान की धरती हरियाणा में अब कुछ ही दिनों बाद चुनावी अखाड़े में राजनेता भी पहलवानी करते नजर आएंगे और इस दंगल में सभी सियासी पार्टियों के दिग्गज प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस जहां 10 साल बाद हरियाणा में खोई हुई सत्ता को हासिल करने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तेज गेंदबाजी के चलते हैट्रिक के मोड़ में नजर आ रही है। यह दोनों सियासी दल हरियाणा में जात पात की बिसात को बिछाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा में जाट समुदाय सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसके हाथों में लंबे समय तक सत्ता की चाबी रही है। जाट समुदाय की आबादी 25% से ज्यादा है। यह सिलसिला यहीं नहीं थमता। इसके बाद दलित समुदाय दूसरे नंबर पर आता है, जो करीब 20 से 22% के बीच है। हालांकि ओबीसी की आबादी भले ही सबसे ज्यादा हो, लेकिन वो अलग अलग जातियों में बंटे हुए हैं। 30 से 35% के बीच ओबीसी मतदाता हरियाणा में है। इस तरह इन तीनों ही जातियों का वोट मिलाकर 70 से 75% होता है, जिसके दम पर सत्ता की बुनियाद तैयार होती है। अब देखना दिलचस्प है कि इस जातीय समीकरण के हेरफेर में कौन फंसता हुआ नजर आएगा और कौन इसे साध कर अपनी सरकार बनाएगा। हरियाणा में कल चुनाव होने हैं, यानी 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और एक ही चरण के अंदर ये मतदान भी संपन्न होंगे। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए कल जब चुनाव होंगे तो उसको लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है। हरियाणा में कल यानी 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, जिसका इंतजार लंबे समय से हम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। एक ही चरण में 90 सीटों पर वोटिंग होगी, यानी विधानसभा की 90 सीटें हरियाणा के अंदर है और उन सभी 90 सीटों पर वोटिंग कल ही होनी है, एक ही चरण में। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। कुछ घंटे बाकी हैं, उसके बाद नतीजे भी दोनों राज्यों से निकलकर सामने आएंगे। 2 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान के पात्र हैं। 2 करोड़ से अधिक जो मतदाता होंगे वो इसके लिए पात्र हैं। अधिकारियों के अनुसार 20,629 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अधिकारियों के जो अनुसार ये रिपोर्ट सामने आई है, 20,000 से ज्यादा मतदान केंद्र हैं। चुनावी मैदान में कुल 1,030 उम्मीदवार हैं। 1,030 उम्मीदवार चुनावी मैदान में इन चुनावों को लड़ रहे हैं, जिनकी किस्मत कल कैद हो जाएगी। सभी उम्मीदवारों में कुल 101 महिलाएं शामिल हैं, यानी 1,000 से ज्यादा उम्मीदवार और 101 महिलाएं इन उम्मीदवारों में शामिल हैं। हरियाणा में जातीय समीकरण क्या बनता है? ओबीसी 30%, जाट 22%, एससी 21%, ब्राह्मण 8%, पंजाबी 8% है, वैश्य 5% है, राजपूत 4% है और इन सभी जातियों का खेला एक बहुत बड़ा वहां पर रहता है। अब 2019 के क्या नतीजे थे वो आपको बताएंगे। 4 प्रमुख पार्टियां, बीजेपी की 40 सीटें थी, 36.49% वोट शेयर। कांग्रेस के पास 31 सीटें थी, 28.08% वोट शेयर। जेजेपी के पास 10 सीटें थी, 14.80% वोट शेयर। आईएनएलडी के पास 1 सीट थी और 2.44% वोट शेयर और इंडिपेंडेंट के पास 7 सीटें थी 2019 के अंदर। लेकिन बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर आई, हालांकि बहुमत नहीं मिला और बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आने के बाद जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। जेजेपी के साथ सरकार चली, लेकिन कुछ समय पहले ये गठबंधन टूट गया, दोनों दल अलग अलग हो गए। बीजेपी ने इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर सरकार बनाई और अभी वो सरकार चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 10 साल तक बीजेपी सत्ता में रही है और अब तीसरी बार हैट्रिक लगाने की यहां पर जोरदार कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है प्रचार प्रसार के दौरान में। और कल अब चुनाव ही होने हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। रवि अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिनेश सिंह जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों मेहमान इस वक्त इस रण में हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आज इस खास चर्चा में है। दिनेश जी, पिछले 2 दिन आपको थोड़ा सा बोलने का कम समय मिला था और इसके लिए बहुत खेद है मुझे, लेकिन उस समय राजनीतिक पार्टियों के यहाँ पर प्रवक्ता बैठे थे और प्रवक्ताओं के बीच जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको पूरा समय दूंगा, आपके समय का पूरा सम्मान होगा। मैं शुरुआत आप ही से आज करना चाहूंगा। डॉक्टर सुनील कौशिक जी का कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ रहा है। दिनेश जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। आज पहले से आप समय ले लीजिए, क्योंकि आज आपके सहयोगी रवि अरोड़ा जी भी शांत स्वभाव के बैठे हैं। दिनेश जी, हरियाणा के चुनाव कल यानी कुछ घंटे बाकी हैं, एक रात बितानी है।
ये एक रात कितनी भारी होगी हरियाणा के राजनेताओं के लिए, हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों के लिए, क्योंकि जिस तरह से जो समीकरण या जो माहौल हरियाणा के अंदर बन रहा है, क्या सुगबुगाहट है इस पूरे माहौल की? जी, आप सभी को प्रणाम शीतल जी। जी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही कह सकते हैं इस बारे में। और देखिए 90 सीट और 36 बिरादरी जो है वो किस तरीके से किस तरफ क्या करवट लेती है देखने की बातें हैं। इससे पहले मैं थोड़ा एक रोचक जो है आपको आंकड़े की तरफ बताना चाहूंगा कि शीतल जी, जैसे 2019 का जो चुनाव था उसमें जैसे कि जो क्लोज मतलब पार्टी दो यही थी ऐसे, क्योंकि मेन जो फाइट एक तरह से होती है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में रही है हमेशा। पिछली बार का जो एक तरह से किंग मेकर जो की भूमिका में जो जेजेपी थी, ठीक है। जेजेपी करीब थे 14 पॉइंट कुछ परसेंट वोट, मतलब 15% के आसपास वोट उन्होंने अर्जित किए थे। लेकिन इस बार जो है ज्यादातर जो उसके जो खिलाड़ी जो है धुरंधर जो मतलब प्लेयर्स बोले या विधायक बोले या जो वोट पाने वाले ज्यादातर जो लोग थे वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो मान के चलें कि अगर जैसे कि पिछली बार 36 पॉइंट कुछ परसेंट जो वोट जैसे कि वोट शेयर था भाजपा का, ठीक है। तो उसमें अगर 10% का इजाफा भी होता है तो मतलब वोट प्रतिशत जो है उससे बढ़ के आता है सामने। उसके अलावा देखिए जो उससे नतीजे जो थे उससे पहले के थे शीतल जी, तो 2019 में 5000 से कम आंकड़े मतलब कम मार्जिन वाली जो सीट थी वो करीब करीब 25 थी। उसके बाद अगर उससे पहले अगर आए 2014 में, तो 2014 में करीब करीब मान के चले यही मतलब 2014 और यही इसी तरीके से मतलब 2009। तो इन तीन इलेक्शन से पिछले में मतलब एक में 27, एक में 31 और पिछले वाले में 25, ये 5000 से कम वोट्स के मतलब अंतर वाली हार और जीत का था। तो इस पे और दूसरा क्या है कि इस बार जो है बहुत ज्यादा एक तरह से मतलब गहन एक तरह से मतलब अध्ययन वाला विषय है सबका, क्योंकि सभी जो पार्टी थे उन्होंने अपना दमखम लगाने के साथ साथ में और पूरे जोड़ तोड़ लगाने के बाद दलित फैक्टर जो है साथ में और इन्वॉल्व कर दिए। जैसे मान के चले कि जेजेपी ने जो है चंद्रशेखर को साथ में जोड़ करके और 21% जो वोट शेयर जो मतलब ज्यादातर जो मानते थे कि कांग्रेस के जेब का वोट होता था, तो उसको कहीं ना कहीं अपनी तरफ से साधने की कोशिश है। उस तरीके से इनोलो है, तो इन्होंने बीएसपी को साथ में लिया, तो वो कितना वोट काट पाते हैं वो देखने की बातचीत रहेंगी। लेकिन ये देखिए कि जो क्लोज फाइट वाली जो चीजें हैं उसमें से मान के चले हैं कि किस तरह क्या रहेगा, और नैरेटिव एक्सेप्ट करने की कोशिश किया रही है कि इस बार जो भाजपा जो है वो शायद नहीं आ पाएगी एक तरह से और इसका हैट्रिक लगाने से चूक जाएगी। लेकिन ये इतना इजी काम भी नहीं है कि हैट्रिक लगाने से मतलब वो जैसे कि पीछे कर सके कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के लिए भी देख मतलब सभी जो पार्टी है इस टाइम पे हर जगह पे करीब करीब ज्यादातर सीट्स पे त्रिकोणीय मुकाबला है। ये कहीं ना कहीं तीसरा फैक्टर उसमें आगे रहे। अब जैसे एक सीट को मैं लेके बताता हूँ, जैसे जुलाना की सीट अगर बोलते हैं, जुलाना की सीट पे और वहां पर जैसे विनेश है, विनेश वर्सेस मतलब जैसे पहलवान वर्सेस पहलवान, वो भी डब्ल्यू की जैसे कि आम आदमी पार्टी की है वो पहलवान है, और साथ में सामने सामने जेजेपी के कद्दावर वहां के विधायक है। तो एक तरह से वहां पर क्लोज, लेकिन विनेश को कहते हैं ठीक विनेश जो है उनके पास में थोड़ी विनिंग एज है, कह भी सकते हैं कि हमारी शुभकामनाएं है, किस कौन जीता होता है पता लगे। लेकिन उसके साथ साथ और अन्य फैक्टर्स की अगर देखिए अगर बातचीत करें तो कल एक बहुत चौंकाने वाला आया कि जैसे हम लोग जैसे डिबेट करते हैं उससे थोड़ा समय पहले के 12-1 बजे तक जो है अशोक तंवर जो है वो अपना कैंपेन करते हैं भाजपा के, और 12-1 बजे बीच में जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं महेंद्रगढ़ में दोबारा कांग्रेस को। तो ये अपने आप में क्या कहाँ तक बैठे क्या बैठेगा और वोटर्स किस तरीके से इनको ले पाते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। उसी तरीके से शैलजा जी जो है कल मिलने के लिए मतलब एक जैसे कल अंतिम दिन था प्रचार का, वो दिन वो सोनिया जी से मिलने के लिए चली गई। इससे पहले 1-2 बार जो है वो कॉन्क्लेव में चली गई। तो एक तरह से प्रचार से पूरी तरीके से उन्होंने दूरी बना के रखी। ये कहीं ना कहीं दलित वोटों पे सेंध लगाने का कार्य जो है वो दूसरी तरफ करेगा, किस तरफ करेगा वो देखने की बातें हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए और जैसे वहीं पर अगर भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा का कुनबा जो है पूरा एक तरह से सिमटा हुआ है। भाजपा के जो मतलब कद्दावर जो नेता चाहे रामविलास शर्मा जो है अम्बेश बतामा, तो उनको लेके बोले उनके आंसू जरूर छल के टिकट नहीं मिलते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं बोला कि मैं मतलब वटवृक्ष की तरह हूँ, बरगद की तरह हूँ और पार्टी में रहूंगा, पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, आगे पार्टी जाने पार्टी का काम करें। उसी तरीके से अन्य जो नेता थे वो कहीं ना कहीं मतलब अपने तरीके से अनिल विज की बात करें, किसी की बात करें तो किसी ने देखिए भाजपा से कहीं से ऐसा कोई विरोधाभासी वाला बयान नहीं दिया। हालांकि मतलब एक तरह से हेल्दी कंपटीशन जो करने की बात जैसे अनिल विज है, तो उनके बयान के ऊपर कयास लगाए गए कि ठीक है भाई ये एक तरह से मुकाबले में तो है, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं कुछ और तरीके से पार्टी के साथ में कुछ और करने के उसमें है। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं है। अपने तरीके से वो अपना है कि उन्होंने बताया कि मैं दावेदारी पेश करूंगा, बशर्ते पार्टी अगर मुझे मानेगी, मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी तो मैं बना करके और हरियाणा की जो है तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज नजर आई ना। अब देखिए मतलब कि कल जैसे कि वोटिंग हो जाएगी तो उसका सब चीज क्लियर हो जाएगी, और कल शाम को जैसे हम लोग बैठ करके
और गंभीर तरीके से मतलब चर्चा सब चीजों के बारे में कर पाएंगे। लेकिन अभी तक के हिसाब से मतलब राह किसी के लिए भी आसान नहीं है। और 250 से प्लस ऊपर, सबसे ऊपर जो चीजें हैं 250 से ऊपर, मतलब 250 का 450 से ऊपर जो है निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसका खेल खराब करेंगे, किसका वोट काटेंगे, किसके लिए वोट कटा साबित होंगे और किसके लिए फायदे का सौदा रहेगा, किसी की हार किसी की जीत, उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी योगदान रहेगी। तो इसी तरीके ये मेरा मानना है कि सभी के लिए मतलब राह बड़ी कठिन है और कोई भी इसी तरीके से मतलब ना हार की तरफ ना जीत की तरफ, हर तरफ बड़ा मुश्किल मतलब भरा माहौल है और कांटो भरा था ये बात है। ठीक है, लौटता हूँ फिर से आपके पास। डॉक्टर सुनील कौशिक जी आपके पास आऊँगा, फिर रवि अरोड़ा जी आपके पास भी आऊँगा। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आप कैसे हरियाणा के चुनाव को देख रहे हैं? मात्र कुछ घंटे हैं और उसके बाद सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन जो प्रचार प्रसार का सिलसिला पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, और 2019 में मात्र 40 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी, यहाँ पर क्या समीकरण बन रहे हैं? क्योंकि 10 साल सत्ता में रही हैं और जो सरकार 10 साल लगातार सत्ता में रहती है तो जाहिर सी बात है एक एंटी इनकम्बेंसी भी क्रिएट हो जाती है। क्या लगता है, कहाँ रुझान है लोगों का, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? देखिए, कौन राजनीतिक दल किस मुद्दे को लेकर के जनता को कनेक्ट कर पाया है और जनता ने उस पर भरोसा किया, ये बहुत मायने रखता है। 2014, 2019, 2024, यदि इन सब चुनावों की समीक्षा करेंगे तो एक जैसे चुनाव नहीं रहे। ठीक है। एक जैसे किसी राजनीतिक दल को बहुत ज्यादा बहुमत नहीं मिला। निश्चित तौर से आप देखेंगे कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे के साथ साथ ऐसा कौन सा मुद्दा है जो अंतिम समय में वोटों को प्रभावित कर पाता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि 5,000 से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई, कुछ फोटोग्राफ्स भी आ रहे हैं, एंड टाइम पे आए हैं चुनाव से पहले। और उसी समय छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि बीचों बीच महादेव ऐप आ गया, और महादेव ऐप के बारे में आप देखा होगा वहां का सारा कुछ पलट दिया। निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि कौन सा मुद्दा, कौन सा ऐसा टॉपिक जो जनता को प्रभावित करती है, मुझे लगता है कि हम सब लोगों की समझ से परे है। यदि हम हरियाणा की विधानसभा सीट बात करें तो 17 सीटें तो आरक्षित थी दलितों के लिए, लेकिन 35 सीटें ऐसी हैं जहां दलित बड़ा प्रभाव रखते हैं हराने में और जिताने में। और वहां इस बार आप देखेंगे कि इनेलो के साथ बीएसपी और जेजेपी के साथ एएसपी चंद्रशेखर की पार्टी, इन दोनों लोगों ने समाज पार्टी की तरफ से आनंद जी रहे, बहन जी भी रही, मायावती जी भी, चंद्रशेखर भी रहे। इन सीटों से बाहर उन्होंने चुनाव का ज्यादा प्रचार प्रसार किया ही नहीं, वो इन क्षेत्रों से निकले ही नहीं। और बीच में शैलजा जी के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ वीडियो वायरल हुआ अपशब्द को लेकर के, और जिस तरीके से उनकी नाराजगी रही, ये ऐसा लग रहा है मुझे कि 35-36 सीटें जो दलित प्रभाव वाली सीटें हैं, वो कुछ गुण खिलाएंगी निश्चित तौर से विधानसभा चुनाव में। जहां डेरा है, डेरा प्रमुख की आप देखेंगे राम रहीम बीचों बीच आ जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो वहां पहुंचे, लेकिन निश्चित तौर से हरियाणा की राजनीति में यदि आप कहेंगे तो करीब 15 डेरा ऐसे हैं जो वहां की राजनीति को प्रभावित करते हैं। और वो ऐसे प्रभावित करते हैं, चाहे लक्ष्मणपुरी का डेरा हो, चाहे राधा स्वामी सत्संग व्यास का हो, चाहे बाबा मस्तीनाथ मठ का हो, निरंकारी डेरा हो, कालावाली डेरा हो, ये तमाम ऐसे डेरे हैं जहां निश्चित तौर से 2-2, 4-4 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं अपने। और इस बार आप देखेंगे कि इस बार के चुनाव में इन डेरों से लगभग 8 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे बरवाला से महामंडलेश्वर दर्शन गिरी लड़ रहे हैं, पानीपत शहर से अग्निवेश लड़ रहे हैं, जोलाना से सुनील लड़ रहे हैं, प्रतला से अब्दुल जी लड़ रहे हैं, चरखी दादरी से कर्मयोगी नवीन लड़ रहे हैं, ठीक है, तोशाम से बाबा बालकनाथ लड़ रहे हैं। ठीक है। तो इन स्थिति पर वो कितना प्रभाव कर पाएंगे, ये जीतेंगे या किसी का काटेंगे? बिल्कुल ठीक तो है। ये सबसे महत्वपूर्ण ये है जहां बहुजन समाज पार्टी चंद्रशेखर जैसे लोगों ने वहां जिस तरीके से डेरा डाल के सीटों पे जो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, जो चाहे चौपाले तक वो पहुंचे हैं, आप रैलियों से छोड़िए, गांव-गांव में जाकर के उन्होंने चौपाले किए। ये मुझे लगता है 2 से 3% वोट भी ये प्रभावित करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो हरियाणा नतीजे चौंकाने वाले। ठीक है, लौटूंगा आपके पास भी। रवि जी, आपने सुना, आपने डॉक्टर सुनील कौशिक जी को सुना, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की। डेरा प्रमुख का बाहर आना ये चर्चाओं का विषय है, चुनाव से ठीक पहले उन्हें बाहर लाया जा रहा है। उनका प्रभाव कितना है, कितने वोटर्स पर है, या क्या रहता है, क्यों आखिर वो पैरोल पे बाहर आ जाते हैं चुनाव से ठीक पहले? पहला ये सवाल। दूसरा, जो जाति समीकरण हरियाणा के अंदर बनता है, जो जात पात का खेला होता है, जिसमें ओबीसी सबसे ज़्यादा हैं
उसके बाद जाट, यादव या बाकी ब्राह्मण, शाक्य, वो तमाम जातियां हैं जिनका अपना अपना एक रोल है इन चुनाव में, जो अकेले दम पर सत्ता की चाबी को घुमाकर सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं या ला सकते हैं, सत्ता पर बिठा भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। कैसे आप इसको परिभाषित करेंगे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल शीतल जी, यह बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि डेरा प्रमुख का एक बहुत बड़ा रोल होता है हरियाणा के अंदर, खासकर चाहे वो जेल में रहे चाहे बाहर रहे, क्योंकि उनके बहुत सारे जो है फॉलोअर्स होते हैं, और खासकर हरियाणा जैसे स्टेट के अंदर बहुत माना जाता है उनको, तो उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनको बाहर निकालने का सिर्फ यही मकसद होता है कि उनको पूरी तरह से चुनावी फायदा लिया जाए। जहां तक बात होती है, देखिए 2019 की जब चुनाव हुए थे तो उस समय पे राष्ट्रवाद का मुद्दा था, उसके बावजूद भी बीजेपी मात्र 40 सीटें ला पाई थी, पूरी तरह से सत्ता में नहीं, मतलब अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई थी, जेजेपी का सहारा लेना पड़ा था। तो अब क्योंकि उस समय पे भी एंटी इनकम ऐसी थी वहां पे, और इस बार बहुत ज्यादा है, ये तय माना जा रहा था, लोकसभा चुनावों में ये देखने को मिला था। लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी करीब 65 सीटों पर फाइट होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस बार, क्योंकि देखिए जातीय समीकरण इस पर पूरी तरह से हिंदुत्ववाद की बात करें या राष्ट्रवाद की बात करें, वो दरकिनार होकर इस पर जातीय समीकरणों को पूरा मामला टिक गया है। जहां तक बात इस जो जाट बैंक है उसको कई में बढ़ता हुआ बीजेपी को लगता है, अगर ये बढ़ जाता है ऐसे में ओबीसी और एससी बैंक जो है वो इनको सत्ता में ला सकता है दोबारा से कहीं। विधानसभा बनने जा रही है, ये बात तो स्पष्ट है, इसको कोई बुराई नहीं है। मतलब यह है कि बिना पूर्ण रूप से वापस आना, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, मुश्किल है, किसी न किसी तीसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा, उसमें दलीय भी देखे जाएंगे। लेकिन यह बात की तय है कि इस बार बीजेपी कई अच्छी फाइट दे रही है, पहले की तरह जिस पर पिछली बार दिया था, लेकिन आने वाले टाइम में इसका सहारा लेती, क्योंकि जाट बैंक बहुत इस बार देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पिछली बार कुछ नहीं कर पाई थी, इस बार लगता है तो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। जेजेपी हो सकता है पहले से कम प्रदर्शन करे, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से टाइट है, और अशोक तंवर का से काला बदलना, और अब तक ये लगा ली कि पिछले 5 सालों के अंदर 5 पार्टियां बदल चुके हैं। ऐसे में दलित वोट बैंक जो राजनीति है, इस प्रकार से हमारी शैलजा दिल्ली आ जाती है सोनिया गांधी से मिलने चुनाव के आखिरी प्रचार के आखिरी दिन, तो अपने आप में कुछ अंदरूनी जो है कहीं कलाएं साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले टाइम में जाति पर ही मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो मेल लड़ाई है वो चलती आ रही है। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो फाइट है, कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि समाज के लिए दिख रहा है कि अभी तक ये स्थिति नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक अगर बीजेपी पूरी तरह से इंतजाम पाती है, तो मुझे लगता है इस बार टक्कर की दोनों कांटे की टक्कर रहने वाली है, और जो देखने वाले रिजल्ट होगा वो बहुत दिलचस्प होगी। ठीक है, ओके ओके। दिनेश जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, कांग्रेस के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास, कह रहे हैं कि कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, कंफर्टेबल है हरियाणा के अंदर, इसके पीछे क्या मुख्य कारण है? 2024 में लोकसभा चुनाव 5 सीटें कांग्रेस ने जीती और बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई, 10 सीटें बीजेपी के पास थी 2019 में। एक फैक्टर ये है, क्या कांग्रेस ने वाकई में जमीन पर जाकर मेहनत की है, ग्राउंड लेवल पर मेहनत की है, अपने मुद्दों को रखा है, जनसंपर्क साधा है, लोगों से बातचीत की है, लोगों से मिले हैं? क्या ये भी एक फैक्टर कांग्रेस के लिए कॉन्फिडेंस लाने वाला है, या फिर बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी सीधे सीधे कांग्रेस को फायदा दे रही है? देखिए शीतल जी, सिर्फ 2 अहम फैक्टर्स हैं जिसपे कॉन्फिडेंस ही मुझे लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस है, और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कहीं लड़खड़ा ना जाए। और पहले जैसे हम लोग कई डिबेट इस पे हरियाणा पे कर चुके हैं, तो उस समय मैंने यही बताया था कि अभी अपने तरीके से अगर एकजुट रहे और कॉन्फिडेंस में रह के अपने सटीक तरीके से मुद्दों को लेकर चले तो कांग्रेस का देखिए कोई तोड़ नहीं है। लेकिन वो चीज नजर नहीं आई, और कहीं ना कहीं जमीन पे स्थिति जो है पलट गई है। 2 रीजन उसके मैं बताता हूँ। जैसे आपने सबसे पहले से बताया, जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस के रीजन कि 5 सीट इनके लोकसभा में आना, उसके अलावा जैसे कि और जो अन्य चीजें हैं उसको लेकर के साथ साथ चलना, और एंटी इनकम्बेंसी के सहारे ये उसकी बैसाखी पकड़ के चल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं मतलब गड़बड़ साबित होगी ऐसे। उसके अलावा देखिए, जैसे अपने कुनबे को अगर समेट के रखते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है। और दूसरा जैसे कि मान के चले कि जैसे इनके जो कुछ नाराज जो इनके नेता थे, क्यों नाराज थे? क्योंकि जैसे कि हुड्डा को जो है उन्होंने एक तरह से मतलब कि उन्होंने एक तरह से पूरी एक तरह से परचम लहराने का काम अपना खुद दोनों ने ही अपना, जैसे मतलब पीएम मोदी ने भी कहा कि हुड्डा बाप बेटे की जैसे एक तरह से सरकार बनाने के उसमें है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक खेल किया सीनियर हुड्डा जी ने
कि उन्होंने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के हाथों जो है टिकट बंटवाने का काम किया, जिससे कि जैसे क्योंकि देखिए जिसको टिकट मिलेगा तो एक तरह से अपने आप उसकी जो मतलब कहीं ना कहीं जैसे लॉयल्टी जो है उसकी तरफ अपने आप समर्पित हो जाती है और अपने आप जो लोग आदमी उसके तरफ उसका झुकाव बन जाता है। तो एक तरह से मान के चले कि मैं आपको सटीक बता रहा हूँ कि 72 सीट जो है वो पूरे तरीके से हुड्डा ग्रुप जो है उन्होंने अपने कब्जे में रखी, मतलब 72 जो है सीटें वो हुड्डा जी के कहने पे दी गई है। और बाकी जो है वो और जो अन्य जो 5-7 नेता थे उनके कहने पे जो है कहीं ना कहीं किसी को 5, किसी को 4, किसी को 3 ये चीजें होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीजें होगी। और उसमें जैसे शैलजा जी का नाराज होना, शैलजा जी जो है अपने तरीके से और नाराज तो ही साथ साथ वो नहीं चाहेंगे कि हुड्डा ग्रुप जो है वो किसी तरीके से सीएम की कुर्सी तक और पहुंचे। इसकी आड़ में बीजेपी भी परिवारवाद का जो ढोल है वो पीट रही है, तो क्या ये चलने वाला है? क्योंकि जिस तरह से सीनियर हुड्डा ने जूनियर हुड्डा को कमान संभाली है। देखिए ऐसा है कि इसमें हम लोग पूरी तरीके से शीतल जी इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते आंख बंद करके। कुछ सीट्स में देखिए जैसे रोहतक बेल्ट हो गया और कुछ बेल्ट है वहां पर तो देखिए जाट बेल्ट जो है उसमें कुछ जगह पे ठीक ठाक चलेगा हुड्डा गुट का, उसमें कोई दो राय के नाम की चीज नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं लगता फिलहाल कि अभी शॉर्ट बन है और मतलब सीएम की कुर्सी पे और इन्होंने अपनी रुमाल रख दी और कल जाकर के बैठ सकते हैं इसमें, मतलब चाहे सीनियर हुड्डा बैठे चाहे जूनियर हुड्डा बैठे। तो ये चीज एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस इसको बोलेंगे इसी के बारे में। और अभी के हिसाब से देखिए जैसे कि जेजेपी के जो 15% जो वोट थे तो वो कहीं ना कहीं आप जैसे नैना चौटाला होगी या कुछ जैसे कि मतलब है कि उनके बेटे हो, तो ये दो जो है मतलब ये एक तरह से मेन मान के चले। बाकी इसके अलावा पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो है जेजेपी के साथ में नहीं बचा। ज्यादातर जो मतलब जो वोट जो लाने में सक्षम थे, जो वोटों को प्रोवाइड कर सकते हैं वो ज्यादातर बीजेपी में आ चुका है। तो ये मान के 10% वोट भी और अगर बीजेपी की तरफ आता है और 2-4% वोट अगर घटता भी है तब भी मान के चले कि कहीं ना कहीं जो है मतलब कंफर्टेबल तो नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत रेजर थिन मतलब बहुत कम मार्जिन पे और जीत और हार का अंतर रहेगा। लेकिन चीजें वही रहेंगी कि अभी के हिसाब से कांग्रेस अपने और कॉन्फिडेंस को अभी जैसे अभी थोड़ा बहुत समय है, लेकिन बीजेपी के लिए राह जो है कांग्रेस के नाते है ज्यादा आसान है। और चीज जो वोट काटने का जो कार्य रहेगा वो चीजें छोटे जल्द करेंगे। और मुझे लगता है कि बाकी और जो पार्टीज हैं वो सारी मिलकर के 10 से नीचे ही सिमट जाएंगी, उससे ऊपर जो है मुझे नहीं लगता कि उससे ऊपर जा पाएंगे। ओके डॉक्टर सुनील जी, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जब टिकट बंटवारा हुआ बीजेपी की तरफ से नाराजगी देखी गई और उसके बाद इंडिपेंडेंट के तौर पर कई सारे ऐसे नेता जो पार्टी छोड़कर इंडिपेंडेंट लड़ने लगे, उसी तरह से हरियाणा में भी देखा गया टिकट वितरण पर कोई भी दल हो कहीं ना कहीं दरार जो है वो देखने को मिली और उसके बाद वो भी किनारा कर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का जमीन पर उतरना और उसका जीतना हरियाणा की जमीन पर कितना ये अहम रह सकता है सरकार को बनाने में, या नंबर्स गेम के लिए इंडिपेंडेंट का क्या लगता है इंडिपेंडेंट कितना अहम रोल निभा सकता है हरियाणा के अंदर? ऐसा माना जा रहा है कि इंडिपेंडेंट भी बहुत बड़ा छेद कर सकते हैं। नहीं देखो, ये तो अब समय पर निर्भर होगा कि इंडिपेंडेंट की हैसियत। कभी कभी राष्ट्रीय नेतृत्व तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर सीटों का बंटवारा करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सालों साल से तैयारी करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की आपने बात की, 370 हटने के बाद बीजेपी के तमाम लोगों ने चुनाव की तैयारी में उसी समय से गए थे। अचानक जब टिकट करती है तो निश्चित रूप से विद्रोह की स्थिति होती है और बीजेपी के कार्यालय में जम्मू कश्मीर में किस तरीके से बवाल रहा, लिस्ट को वापस लेना पड़ा, फिर दूसरी लिस्ट आ तो लगता है हर राज्य में चलता है, कोई नहीं। लेकिन क्या वो जो लोग हैं कैंडिडेट उन्होंने कितनी गंभीरता से वहां तैयारी की है, जाति समीकरण क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति को, चाहे वो निर्दलीय खड़ा हो, चाहे छोटी पार्टी से खड़ा हो, चाहे बड़ी पार्टी से खड़ा हो, उसको लगता है कि मैं चुनाव जीत के विधानसभा में चला ही जाऊंगा। लेकिन जब वरिष्ठ लोग उसका निरीक्षण करते हैं तो बातें बहुत सारी निकल के आती हैं, बहुत सारे ऐसे समीकरण होते हैं जो हार जीत का कारण बनते हैं। देखिए एक चीज है, आप देखेंगे कि अधिकतर, चाहे उत्तराखंड की आप बात लें, चाहे आप गुजरात की बात करें, बीजेपी ने तमाम मुख्यमंत्री चुनाव से पहले बदले और वो सब। इसी तरीके से हरियाणा में खट्टर साहब हटाया, तो तमाम कयास ऐसे थे जब उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा था, तमाम कांग्रेस के कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों का कहना था कि खट्टर साहब चुनाव नहीं जीत पाएंगे। खट्टर साहब चुनाव जीते और एक बड़ा मंत्रालय उनको दिया भी गया, जो निश्चित तौर से टॉप 5 मंत्रालयों में आता है भारत सरकार में। तो ऐसी स्थिति में कुछ पर लोग जिन्होंने माहौल क्रिएट किया, खट्टर साहब से नाराजगी है। मैं भी कई बार खट्टर साहब से मिला हूं, निश्चित तौर से उनका जो नेचर व्यवहार है अन्य नेताओं की अपेक्षा थोड़ा सा रूड कह सकते हैं उनको। बहुत ज्यादा वो जल्दी घुलते मिलते नहीं है, बहुत ज्यादा देर तक वो लोगों से बात नहीं करते हैं, उनका नेचर है। लेकिन एक कयास लगाया जा रहा था कि नहीं सब
नाराजगी है। और लोकसभा के चुनाव में देखा 5 सीटें जरूर कम हुई, लेकिन खट्टर साहब जीते। उस समय लोकसभा के चुनाव में भाजपा से दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी खट्टर साहब से। इस विधानसभा के चुनाव में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जहां निश्चित तौर से बीजेपी के खिलाफ कोई जमीनी स्तर पर बड़ा मुद्दा रहा हो। ठीक है, अग्निवीर को लेकर के है, किसान आंदोलन को लेकर के है, ये मुद्दे मुझे लगता है लोकसभा के चुनाव में भी थे, तमाम विधानसभा उसी के पर आना चुनाव में भी चाहता रहे हूँ। हैं। जो हमेशा गिनाए जाते हैं, चाहे वो पहलवानों का हो, किसानों का हो, अग्निवीर का हो, और एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा उठता है सर हरियाणा के अंदर। देखो, बेरोजगारी के मुद्दे में यदि आप बात करेंगे, अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो हमारा देश बहुत अग्रणी है। 3 पॉइंट के आसपास दिया गया है, लेकिन बड़े बड़े देश 7%, 8% बेरोजगारी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को कहने का जब पक्ष ठीक लगता है जब उन्होंने अपने राज्यों में रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी कर, किसानों से संबंधित निर्णय बहुत लिए गए हों, अग्निवीर को लेकर के उन्होंने कोई ठोस कदम उठाए हों, तब लगता है। इस समय आप देखेंगे कि कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है, और यहाँ पे है, हिमाचल में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक। अब कर्नाटक की स्थिति आप देखिए, तो वहां मुख्यमंत्री से नाराजगी, मुख्यमंत्री खिलाफ FIR, मुख्यमंत्री खिलाफ जांच। यदि मुख्यमंत्री पद से हटाते हैं तो विद्रोह की स्थिति, नहीं हटाते हैं तो स्थिति। हिमाचल में हम देख ही रहे हैं कि विधानसभा में किस तरीके से सत्ता पक्ष ने कहा, एक विधायक का भी आपने मंत्री ने देखा ही होगा, योगी को फॉलो किया उसने। तो जब 2 राज्यों में ऐसी स्थिति है, और तेलंगाना में आप देखेंगे कि जो कुछ प्रसाद को लेकर के है, वहां आंध्र प्रदेश का कटा हुआ भाग है तेलंगाना, तो वो आंध्र प्रदेश की राजनीति और तेलंगाना की राजनीति बहुत अलग नहीं है। यदि वहां कांग्रेस की चुप्पी उस पर कुछ नहीं कह पाती है, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि वहां भी तमाम सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि वहां की आबादी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी आबादी हिंदू है। तो 3 राज्यों में आपकी सरकार रहते हुए कोई एक ऐसा संदेश देने का आप प्रयास नहीं कर पा रहे हैं जिससे लगे कि कांग्रेस सत्ता में आती है हरियाणा में तो निश्चित तौर से बीजेपी से अलग हटके बेहतर काम कर पाएगी। ओके, ठीक है दिनेश जी, मैं इसी पर आपका रिएक्शन भी जानना चाहता हूं। जो सुनील जी ने कहा, आप इन चीजों से सहमत हैं? हाँ, काफी हद तक सुनील ने बिल्कुल ठीक बोला। देखिए, जैसे अभी जैसे हिमाचल की बात पर्टिकुलर लेके बोलो तो हिमाचल में ये मान के चले यहाँ पर जैसे कि मस्जिद मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से किया गया, और एक तरह से उनको दिल्ली तलब किया गया, नाम लेकर नहीं बुलाया जाता, तो एक तरह से, और साथ में 1-2 नेता और भी थे जो उनका समर्थन कर रहे थे। उसी तरीके देखिए, जैसे कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में जैसे कि इन्होंने क्या बोला, किसानों के मुद्दे को लेकर बोला, या अग्निवीर या पहलवान, तीनों मुद्दे लेके बोले। लेकिन मान के चलें कि जैसे जो स्पोर्ट्समैन जो है इनके अपने खुद के स्टेट्स में, जहाँ पर कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं, वहां पर उन्होंने क्या किया। और जैसे अग्निवीर की बात को लेकर के बोले, तक मैं बोलने वाला था, पिछली बार थोड़ा चूक गया था। तो उसमें देखिए कि अभी जो 4-5 दिन पहले जो रैली रही थी इनकी, तो उसमें मतलब क्लियर तरीके से चिल्ला जी उन्होंने स्पष्ट किया था कि अग्निवीर की बात को लेकर के बोले, तो यहाँ पर जैसे कि एक तरफ यह है कि जैसे किसानों की मतलब जैसे कि उसकी बात करते हैं, जवानों की बात करते हैं, और वहीं पर जम्मू कश्मीर में वहां पर जो पत्थरबाज हैं उनकी जमानत को लेकर बात करते हैं। तो कहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर यहाँ जो है जो जवान है उनको सपोर्ट करने काम कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर जैसे एक तरह से उन पार्टीज को या उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि उन्हीं जवानों को मारने का काम कर रहे हैं, पत्थरबाजी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। उसी तरीके देखिए एमएसपी की बात को लेकर, जैसे एमएसपी की बात को लेकर के और भाजपा बातचीत उठा रहे हैं, लेकिन जहां पर अपनी जो उनकी स्टेट्स हैं, अपनी जो उनके रूल स्टेट्स हैं कांग्रेस के, तो वहां पर उन्होंने कोई उस तरह के एमएसपी देने की गारंटी करने का काम नहीं कर रहे। तो इसलिए इसका मतलब एक तरह से मुद्दा यही है कि अपने जो खुद के स्टेट्स हैं वो इनके अनस्टेबल है फिलहाल, तो उसको स्टेबल करें, तब शायद बात उठाए तो बेहतर तरीके से, लेकिन अभी सटीक तरीके से नहीं कर पाए। रवि जी, आखिरी 10 सेकंड है मेरे पास, क्या वाकई में कांग्रेस शिकंजे में है जिस तरह से दिनेश जी ने कहा? जी देखिए, मैं आपको हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो एक बात बता दूं कि हरियाणा के अंदर किसान नाराज, दलित नाराज, पहलवान नाराज, मतलब सभी नाराज है। आखिर नाराज है क्यों? वहाँ एक शब्द है मरोड़। ये मरोड़ जो शब्द आता है ना, उसमें ये है कि वहाँ जो टॉप 5 लीडर्स है देश की बीजेपी के, वो बहुत ठीक है, लेकिन निचले स्तर के जो नेता है वो काम करके कुछ नहीं है। इस वजह से ये एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा मिलता है वो सीधे सीधे कांग्रेस को मिलता है। लेकिन जो लगातार रैलियां हुई, जिस प्रकार से खुद मोदी जी लगातार पहुंचे, अमित शाह पहुंचे और योगी जी लगातार पहुंचे, तो उन रैली को काफी ऐसा देखने को मिला। मुझे लगता है पहले से स्थिति बेहतर हुई पिछले 4-5 दिनों में, खासकर अब जो लास्ट मूवमेंट पे देखने को मिला है, तो दलित लोगों को लगा जिस प्रकार से वो, मुझे लगता है कि स्थिति संभली है पहले से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपका भी शुक्रिया, रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया, और दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए। आपने सुना 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज जुड़े हुए थे जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि हरियाणा में इस वक्त क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं
जातीय जो फैक्टर्स है हरियाणा के अंदर, वो किस तरह से अभी बैठ रहा है, किसकी तरफ से बैठ रहा है, कौन सी पार्टी ने कितनी मेहनत की और आने वाला समय क्या बताएगा। 8 को जब नतीजे आएंगे उस समय फिर हम आपके सामने मौजूद होंगे और आपको पल पल की अपडेट बताएंगे कि आखिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे क्या कह रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।